हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अभ्रंश शैली। ठीक है दोस्तों ये जो है अभ्रंश शैली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आने की संभावना है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि इसमें ढेर सारी किताबें हैं जिनके ऊपर कब चित्रकारी हुई, वो कहाँ पे संग्रहित है, इस तरीके के प्रश्न भी बनते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ठीक है। और एक चीज़ और कि इससे संबंधित मैं एक क्वेश्चन पेपर भी बनाऊंगा, जो इस वीडियो के 2-4 दिन बाद मैं उसको अपलोड करूंगा, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें और याद कर लें, और उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएं। हालांकि उसमें क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी, उसमें हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊँ, या जिस चीज़ को मैं नहीं कर पा रहा हूँ उससे संबंधित क्वेश्चन मैं उसमें जरूर बनाऊंगा। तो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपकी मर्जी हो तो कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो आप उसको जब देखेंगे तो उसके क्वेश्चंस आप जरूर देखिएगा कि किससे संबंधित हैं और कैसे वो प्रश्न बनाए गए हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ही लाइन में मैं मैक्सिमम चीज़ें लिख दूं, ताकि उसके क्वेश्चंस में कम से कम बना सकूं और आपके लिए पढ़ना भी आसान हो, ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक से। और आज का टॉपिक है हमारा अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली का जो समय है वो है 11वीं शताब्दी से लेके आपकी 15वीं शताब्दी तक। दोस्तों, इस चैप्टर को थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट्स बना लेते हैं, कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। उस हेडिंग के आधार पर हम इसको याद करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो नंबर 1, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी खोज। ठीक है, खोज। और फिर आते हैं नामकरण। तो अभी फिलहाल ये 2 पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। इस खोज क्या होता है कि 1924 में आनंद कुमार स्वामी जी ने, आनंद कुमार स्वामी, ठीक है, 1924 में आनंद कुमार स्वामी जी ने कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के लेखक कौन है, भद्रबाहु, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र की एक प्रति जो कि कहां है, बर्लिन संग्रहालय वाली। ठीक है, जो बर्लिन संग्रहालय वाली जो कल्पसूत्र थी, उसके ऊपर एक लेख प्रकाशित करवाया किसने, आनंद कुमार स्वामी जी ने। तब लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। इसके अलावा और कौन कौन था, घोष भी थे, ठीक है, और पर्सी ब्राउन भी थे, उन्होंने भी बाद में इनके ऊपर लेख लिखे। एनसी मेहता भी थे, ठीक है। इन सब लोगों ने इसके ऊपर बाद में लेख लिखे, ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ, और फिर उसके बाद इसकी खोज हुई और लोगों ने इस पर शोध किया। ठीक है, तो खोज के लिए सबसे पहला पॉइंट है आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, इन्होंने किया था। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कई सारी किताबों में अलग हो सकता है, ठीक, लेकिन ये भी एक ऑथेंटिक किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आईएसबीएन नंबर है, और आईएसबीएन नंबर ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यहाँ पे मैं किसी और को पढ़ा रहा होता, अगर आईएसबीएन की बात नहीं होती तो। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप समझ लीजिए कि 3-4 बुक्स को देखने के बाद ही पढ़ाता हूँ, कि कहीं से कुछ कमी ना रह जाए, यदि कमी हो भी तो वो बहुत कम हो। ठीक है दोस्तों, तो इसकी खोज इन्होंने की। अब आ जाते हैं इसकी नामकरण की बात पे। तो दोस्तों, नामकरण के लिए हम 4 बिंदु इंपॉर्टेंट रखेंगे। कौन कौन से, देखिए, अभ्रंश शैली तो इसका नाम हो ही गया। इसके अलावा जैन शैली, जैन शैली, ठीक है, फिर गुजरात शैली, फिर पश्चिमी, फिर अभ्रंश शैली। ठीक है, अभ्रंश शैली। अब देखते हैं, इसके अलावा देखो, इसको गुर्जर शैली भी बोला गया है, ग्रामीण शैली भी कहा गया, लेकिन वो उतना नहीं, बस आप इन 4 बिंदुओं पर ध्यान रखिए। ठीक है, वो तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं जैन शैली, क्योंकि देखिए उसका कोई प्रमाण नहीं है ना, किसने कहा क्या कहा, इनके प्रमाण है किसने क्या कहा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बनेगा कि जैन शैली वाला नाम किसने दिया, गुजरात शैली वाला नाम किसने दिया, अभ्रंश शैली वाला नाम किसने दिया, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इस पे ध्यान देना। तो देखते हैं अब जैन शैली। जैन शैली नाम क्यों पड़ा, ठीक है, जैन शैली। देखिए, जैन धर्म जो था, इसमें आपको मालूम है कि अभ्रंश शैली में सर्वाधिक जो चित्र बने हुए हैं वो जैन शैली में बने हुए हैं। ठीक है, दिगंबर ग्रंथ से संबंधित हैं, श्वेतांबर धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, और आपको मालूम है जैन धर्म जो था 2 भागों में विभाजित था। कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर वो जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें श्वेतांबर बोलते हैं। दिगंबर वो जो वस्त्रहीन है। ठीक है,
तो फिर और इसके अलावा श्वेतांबर कहते श्वेत है अंबर जिसका, दिगंबर दिशाएं हैं अंबर जिनका, ठीक है, इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या छोड़िए, तो जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर धर्म से संबंधित जो जैन ग्रंथ हैं आपके वो ढेर सारे हैं, ठीक है, वो अलग अलग संग्रहालयों में संग्रहित हैं। कहाँ कहाँ पे हैं देखिए, जैसे कि आपका अहमदाबाद में है, ठीक है, पटना में है, जैसलमेर में है, ठीक है, तो इस तरीके से ये तो कई जगह पे संग्रहित हो गए। लेकिन दिगंबर ग्रंथों में दिगंबर जो ग्रंथ है इसमें आपका षट खड़ागम ये आपका ताड़पत्रीय ग्रंथ है, ठीक है। दिगंबर का सर्वप्रथम ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है, वो आपका है षट खड़ागम। और दिगंबर ग्रंथों में ही एक दूसरा ग्रंथ मिलता है, वो है आपका ज्ञानार्णव, ठीक है। ये कब का है, 1427 का। बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि ज्ञानार्णव ग्रंथ कब का है, 1427 का है, महाराजा मोकल के राजकाल का है, ठीक है। तो इसलिए ये भी, लेकिन ये क्या हुआ, ये किसका है, ये पेपर के है, यानी कि कागज पर है, ठीक। ये वाला जो है अभी मैं इसको आगे बताऊंगा, तो ये कागज पर है। तो दिगंबर ग्रंथों में अब हम देख रहे हैं कि श्वेतांबर धर्म से संबंधित भी चित्र मिल रहे हैं, दिगंबर से भी संबंधित चित्र मिल रहे हैं, यानी कि कुल मिला के जैन धर्म से संबंधित चित्रों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसका नाम जैन शैली रखा गया। परंतु पर्सी ब्राउन ने इसको कहा था, किसने कहा जैन शैली, पर्सी ब्राउन, ये नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। तो पर्सी ब्राउन ने कहा कि ये जो है ये जैन शैली है। परंतु हो क्या रहा था कि अजैन धर्म के जो ग्रंथ है वो भी एक बड़ी संख्या में हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से हैं, बाल गोपाल स्तुति, ठीक है, गीत गोविंद और दुर्गा सप्तशती, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो जैन धर्म के अलावा हैं उससे भी तो संबंधित चित्र प्राप्त हो रहे हैं। उन जो ये ग्रंथ हैं इन पर भी तो चित्रकारी हो रही है, इसलिए सिर्फ जैन कहना सही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये जैन शैली वाला जो नाम था उसको कट कर दिया कि नहीं भाई ये नहीं माना जाएगा। अब आते हैं गुजरात शैली वाला नाम। तो गुजरात शैली वाला नाम क्यों इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए, ये देख लेते हैं। देखिए, गुजरात शैली वाला नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बीजारोपण कहाँ हो रहा है, ये जो अभ्रंश शैली है ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सर्वाधिक चित्र कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, आपके गुजरात से, इसलिए इसका नाम रखा गया गुजरात शैली। दूसरी चीज हम ये भी कह सकते हैं कि एनसी मेहता, गुजरात शैली में किसने कहा गुजरात शैली, एनसी मेहता, एनसी मेहता जी ने बसंत विलास जो कि आपकी फ्रायड आर्ट गैलरी जो है वहां पे संग्रहित है, उसके संबंधित जो चित्र हैं उनके ऊपर एक लेख प्रकाशित करवाया रूपम पत्रिका में। कब, इन्होंने भी 1924 में। और किस नाम से, गुजरात शैली नाम से, इसलिए इसका नाम गुजरात शैली भी रखा गया। परंतु फिर से वही समस्या कि सिर्फ गुजरात में ही इस तरीके के चित्र थोड़ी ना मिल रहे थे, और जगह भी मिल रहे थे, इसलिए गुजरात शैली वाला भी नाम जो था वो एकदम परफेक्ट नहीं माना गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी शैली वाला नाम। पश्चिमी शैली वाला नाम किसने किसने कहा है, तो देखिए पश्चिमी शैली वाला जो नाम है उसको सबसे पहले लामा तारानाथ ने सबसे पहले इसको पश्चिमी शैली कहा था, ठीक है। और आनंद कुमार स्वामी जी ने इस नाम से सहमत हुए कि हाँ ठीक है यही है पश्चिमी भारतीय शैली, ठीक है। तो आनंद कुमार स्वामी, ठीक, आनंद कुमार स्वामी। और कौन, मोतीचंद, डॉक्टर मोतीचंद्र, इन लोगों ने कहा कि ये जो है ये पश्चिमी शैली है। और फिर इसके बाद आए राय कृष्णदास,
ठीक है। और जब राय कृष्णदास आए, इन्होंने इसे अभ्रंश शैली कहा, जो कि सबसे सही नाम था, और फिर सभी लोग इस नाम से सहमत हो गए कि हाँ, इसका नाम अभ्रंश शैली ही होना चाहिए, और इस तरीके से इसका नाम अभ्रंश शैली हो गया। ठीक दोस्तों, अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग कि अभ्रंश शैली से संबंधित जो हमारे ये ग्रंथ हैं, इसका समय क्या है और कौन कौन से ग्रंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ग्रंथों के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं उसका समय क्या था। ठीक है, अब देखते हैं अभ्रंश शैली से संबंधित जो हमारे ताड़पत्री ग्रंथ और कागज वाले ग्रंथ हैं, उनका समय क्या है। ठीक, देखिए नंबर 1, इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ताड़पत्रीय ग्रंथ, ठीक, जिनको बोलते हैं पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट, ये होगी ताड़पत्री ग्रंथ। इसमें दो समय हम मान सकते हैं। नंबर 1, पहला समय जो था वो था आपका 1060 से लेकर 1350, और जो दूसरा वाला, यानी कि ताड़पत्री ग्रंथों को हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा ताड़पत्री जो समय था वो था आपका 1350 से लेकर 1450। ठीक है, फिर आता है नंबर 2 पे आपका कागज वाले ग्रंथ, और कागज वाले जो ग्रंथ हैं इनका समय था आपका 1350 से लेकर 1550। तीसरे नंबर पे आ सकता है आपका कपड़े वाले कपड़े पर चित्रित ग्रंथ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ताड़पत्री ग्रंथ का जो समय है आपका 1060 से लेकर 1350 वाला, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं इसके अंदर, देखिए क्या हो रहा था, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ताड़पत्री ग्रंथों की। ताड़पत्री ग्रंथों में श्रीताल सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता था, और उसके ऊपर चित्रकारी हुई है। और समझ लीजिए आप कि 15वीं शताब्दी तक इसके ऊपर लेखन कार्य और चित्रण कार्य होता रहा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ग्रंथ है इससे संबंधित, वो है आपका औधोनियुक्ति वृत्ति। कब का? 1060 का। ठीक, तो यहीं पे लिखते हैं 1060 की प्रति है आपकी। और देखिए यही क्वेश्चन मैंने उस दिन आपसे पूछा भी था कि ताड़पत्र पर ज्ञात सबसे पुरानी प्रति कौन सी है, तो यही है आपकी औधोनियुक्ति वृत्ति। देखते हैं, औधनियुक्ति वृत्ति। ठीक है, औधनियुक्ति वृत्ति कब की? 1060 की। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक प्रति और है इसकी, वो कब की है? 1161 की है, वो भी औधनियुक्ति वृत्ति ही है। ठीक है, लेकिन वो कब की है? 1161 की है। ठीक, इसलिए इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके अलावा कौन सी है। इसके अलावा है आपकी त्रिषष्टि शलाका पुरुष। ठीक है, इसके बाद है आपका ये 1 नंबर बुक हो गई, ये 2 नंबर हो गई। अब पढ़ रहे हैं हम तीसरे नंबर, ये है त्रिषष्टि शलाका पुरुष। त्रिषष्टि शलाका पुरुष, इससे आपको पता ही चल रहा होगा त्रिषष्टि यानी कि 63। ठीक, तो अभी हम यहां पे बात करते हैं इसके ऊपर कि इसमें जो है 24 जिनों के, जिन यानी कि तीर्थकार, तीर्थकार 24 तीर्थकार, और 63 कौन सी? शलाका पुरुष, शलाका पुरुष, इनका यहाँ पे आपको उल्लेख मिलता है। किसमें? त्रिषष्टि शलाका पुरुष में। ठीक, ये भी कौन सी? ये ताड़पत्री ग्रंथ है, ये भी आपका। अब इसके बाद आता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, जो चौथा नंबर है आपका वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र
चूड़ी। ये कहाँ है आपका? ये है आपका बोस्टन संग्रहालय में। ठीक, बोस्टन संग्रहालय। तो आप ये समझ लीजिए जो प्रथम समूह है ताड़पत्री ग्रंथ का, जो प्रथम समूह है उसके अंदर जो मेरे अकॉर्डिंग है ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए कल्पसूत्र का तो चित्रण हो ही रहा है, कल्पसूत्र की तो हम बात ही नहीं कर रहे। कल्पसूत्र का चित्रण तो बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है और कई बार हुआ है उसका चित्रण, मतलब ढेर लगाकर। तो ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम जो ताड़पत्री ग्रंथ का जो दूसरा समय है 1350 लेकर 1650 का, इसकी बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि इस समय भी कल्पसूत्र का चित्रण बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, हो क्या रहा था इसमें और प्रथम समूह द्वितीय समूह में थोड़ा सा चित्रों में अंतर है। क्या अंतर है उसको देख लेते हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूं। अंतर यह है कि जो चित्र थे उस टाइम पर जो बन रहे थे, जैन धर्म से संबंधित जो चित्र थे, उसमें क्या हो रहा था, महावीर जैन के संबंधित जो चित्र बन रहे हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा पार्श्वनाथ, इन सब के चित्र जो हैं वो बन रहे हैं। जो चित्र की विशेषता और क्या थी, ऊपर से कंधे चौड़े हैं लेकिन जो कमर का हिस्सा है वो थोड़ा पतला बना दिया गया था। इसके अलावा क्षितिज रेखा, यानी कि जो क्षितिज रेखा मैंने उस दिन बताया था आपको, जहाँ पर जमीन और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि क्षितिज रेखा जो है उसका अंकन बिल्कुल भी नहीं है। क्षितिज रेखा को नहीं बनाया। वास्तु यानी कि आर्किटेक्चर्स का कोई भी अंकन नहीं है, यानी कि भवन निर्माण वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाए गए। जो प्राथमिक रंग संगतियां हैं सिर्फ उनका ही प्रयोग किया गया है। हरे रंग का प्रयोग तो फिर भी आप समझ लीजिए कि उसमें कम से कम किया है। प्राथमिक मतलब प्राथमिक रंगों से मिलकर जो रंग बनते हैं उनका भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। और जो शेडो बनाई जाती थी ना, वो उन्हीं का डार्क टोन लेकर उसकी शेडो बनाई जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि इन रंगों का प्रयोग हो गया है। परंतु स्वर्ण रंग यानी कि स्वर्ण और रजत, यानी कि अभी सोने और चांदी का जो काम था वो आपका प्रथम समूह में देखने को नहीं मिलता है, सेकंड समूह के चित्रों में आपको देखने को मिलता है, ठीक। इसके अलावा हम किसकी बात करेंगे? इसके अलावा हम बात करेंगे आपकी कागज वाले ग्रंथ की, ठीक है। कागज वाले ग्रंथों में आपका सबसे पहले जो चित्र मिलता है, इधर आ जाइए, वो मिलता है ध्वन्यालोक। ये कागज से संबंधित आपका सबसे पहला आपका प्रमाण मिलता है, ध्वन्यालोक, ठीक है। इसके अलावा मिलता है सुपार्श्वनाथ चर्यम, सुपार्श्वनाथ चर्यम या चरित्रम, सुपार्श्वनाथ चरित्रम। ये कहाँ का है? महाराणा मोकल के राजकाल का है, ठीक है। और इसके अलावा कौन था? ज्ञानार्णव। ये सब कागज वाले हैं। ज्ञानार्णव ये भी कहाँ का है? ये भी महाराजा मोकल, महाराणा मोकल के राजकाल का है, ठीक है। 1427 का, कई बार पूछा जा चुका है, ये आपका महाराणा मोकल के राजकाल का है, 1427 का, ठीक है। इसमें आपके जो हैं 37 चित्र मिलते हैं, 37 चित्र आपके इसमें मिलते हैं, ठीक। तो ये जो आपका जो है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ और होगा जो मैं आपको बताऊं। हाँ, और कपड़े वाले ग्रंथ, कपड़े वाले ग्रंथों की बात करते हैं तो इसमें दो जो कपड़े वाले ग्रंथ हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका वसंत विलास, वसंत विलास, ये फ्रायड आर्ट गैलरी जो है वहां पे संग्रहित है आपका। इसमें कितने चित्र मिलते हैं? इसमें मिलते हैं आपके 79 चित्र, ठीक है। इसके अलावा इन चित्रों का जो माप है, यानी कि ये आपके एक तरीके से रोल करके बनाया गया, बड़ा सा रोल है, क्योंकि ये आपके कितना कपड़े के ऊपर चित्रित है, ठीक है। तो इसकी जो नाप थी वो नाप थी 436 इंच से लेकर 9.15 इंच, ठीक है। तो ये है इसकी माप। इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा वाला जो था वो था आपका पंचतीर्थी पट, पंचतीर्थी पट, ठीक है, पंचतीर्थी पट ये है आपका, ठीक। और ये आपका कहाँ है? ये है पटना संग्रहालय में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो चित्र थे, इन चित्रों की विशेषता क्या थी, कैसे ये चित्र थे। तो दोस्तों ये जो चित्र थे इसमें जो माथा था, ये इसका मतलब माथा मतलब ललाट,
उसमें लिखा हुआ है ललाट। ये ललाट जो था ये बहुत चौड़ा था, साथ में जो आंखें थी, ये आंखें जो थी ये परवलाकार यानी परवल की तरीके से, जिस तरीके से परवल होता है ना, कैसे होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आंखों को बनाया गया था। और आंखें जो थी वो बाहर निकली हुई प्रतीत होती थी। जो नाक थी वो काफ़ी एकदम से नुकीलीदार बनाई गई थी, बड़ी बनाई गई थी। इसके अलावा जो हाथों का मुद्रण है, यानी कि जो हाथ बनाए गए हैं वो एकदम परफेक्ट नहीं है, उनका मुद्रण जो है वो बहुत प्यारा नहीं है। जो वेशभूषा है वो भी साधारण थी। जो पुरुष वेशभूषा थी उसमें आप समझ लीजिए धोती और ऊपर से एक कपड़ा डाल के उनको बनाया गया है। क्षितिज रेखा है जो इसका प्रयोग ना के बराबर था। कहाँ, ताड़पत्र जब थे, इनमें जो ताड़पत्री ग्रंथ थे इसमें तो नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में क्योंकि अब ईरानी प्रभाव उसमें आने लगा था, लघु चित्रों की थोड़ी विशेषता, जब वो लोग आए, मुस्लिम शासक आए, तो वो अपने साथ लघु चित्र की विशेषता भी लेके आए। तो अब जो चित्र थे यानी उसमें थोड़ा थोड़ा सा सुधार होने लगा था। इसके अलावा आप समझ लीजिए सोने और चांदी का प्रयोग भी जो था वो भी बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, कालकाचार्य कथा, इसी में जैन धर्म से संबंधित एक है कालकाचार्य कथा। उसके अंदर एक आश्चर्य नजर आता है कि जो शक देश था, कालकाचार्य कथा के अंतर्गत जो शक राजा थे, राजा महाराजा, उनके जो चित्र बने हुए हैं ना, तो उनके चित्रों की जो आंखें हैं वो चेहरे के अंदर ही बनाई गई हैं, ना कि बाहर निकलते हुए। ये थोड़ा सा एक अजीब सा प्रतीत होता है कि ऐसा क्यों रहा होगा। आप समझ लीजिए कि अगर हम मूर्तियों की बात करते हैं, उस टाइम की अपभ्रंश शैली की जो मूर्तियां बनी थी ना, वो भी एकदम अपभ्रंश ही थी। उसमें भी काफी हद तक विकार आ चुका था, क्योंकि उसमें भी रिदम नहीं था कहीं पर भी, उसमें कर्व आ गया था, कोणी प्रभाव आ गया था। आंखें जो थी ना वो एकदम नाम मात्र और आभासी बनाई जाती थी। कई जगह तो ये भी देखने को मिला है कि उसमें आंखों की जगह पे कांच लगा दिया जाता था, और यहाँ तक कि उसमें चांदी का कार्य भी कर दिया जाता था। तो इस तरीके से अपभ्रंश शैली आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। इस तरीके के चित्र आपको एलोरा की गुफाओं में भी मिलते हैं, जो एलोरा के चित्र वहाँ पे भी मिलते हैं, सितनवासन की गुफाओं में मिलते हैं। मतलब इस तरीके के चित्र आपके पाल शैली में भी काफ़ी हद तक इसके चित्र मिलते हैं। तो ये जो थी अपभ्रंश शैली एकदम से आपकी 11वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बहुत ही फली फूली। तो दोस्तों अब भी अपभ्रंश शैली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जो इसका मैं क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जो मैं भूल गया हूँ, ना बता पाया हूँ, लेकिन उसमें मैं विस्तार पूर्वक आपको क्वेश्चंस बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और एकदम फिनिश कर लीजिए। ओके।